Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. किसी को कोई भी No, दिक्कत हो? ma'am, no problem. Okay. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सिडनी एरिया का 70-90 के अंदर। ये आपका होमवर्क है, आपको ये पढ़ना है और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप लोग पूछेंगे। अब है, they did not foresee that in the 19th and 20th centuries, nearly 90% of them would die by exposure to germs, by the loss of their lands and resources, and in battles against the settlers. इन लोगों को नहीं पता था कि आने वाले 19th और 20th सेंचुरी के अंदर ये लोग अपनी 90% लोग जो हैं ये जर्म्स के कारण मर जाएंगे, ठीक है, बीमारियों के कारण मर जाएंगे और ये अपना जमीन खो देंगे और अपने रिसोर्सेज खो देंगे। और ये सारा ये कब होगा? ये जब ये अपने सेटलर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं तब होगा। The experiment of settling Brazil with Portuguese convicts had been abandoned when their violent behavior provoked angry reprisals from the natives. अब एक्सपेरिमेंट जो था ब्राजील के लोगों को सेटल डाउन करना था पोर्चुगीज कन्विक्ट्स के साथ में, जो वहां के आरोपी थे उनके साथ में सेटल डाउन करना चाह रहे थे। ये उन लोगों ने क्या करा था, वो बहुत ही वायलेंट बिहेवियर था। उससे क्या हुआ, ये जो नेटिव्स थे इनको गुस्सा आ गया था। द ब्रिटिश हैड अडॉप्टेड द सेम प्रैक्टिस इन द अमेरिकन कॉलोनीज। ब्रिटिशर्स ने सेम चीज करी अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर भी, जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो गए। देन दे कंटिन्यूड इट इन ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में उन्होंने यही चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी करी। मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलर्स वर कन्विक्ट्स हु हैड बीन डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। अब यहाँ पे जो ये ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो और ये ब्राजील पोर्चुगीज हो, यहाँ पर क्या पोर्चुगल हो, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अपने देश के अंदर जो क्रिमिनल्स थे ना, बेसिकली जो सही वो नहीं थे, आरोपी थे किसी ना किसी चीज के, उन लोगों को ले जा करके ये डिपोर्ट कर देते थे, इंग्लैंड से निकाल करके कभी ऑस्ट्रेलिया में सेटल कर देते थे, कभी अमेरिका में सेटल कर देते थे। इस तरह की चीजें ये लोग करते थे। अच्छे लोगों को नहीं भेज रहे थे ये अधिकतर अपने यहाँ के जो क्रिमिनल्स थे उनको सेटल डाउन करवाते थे वहां पे, कि इनको भेज दो वहां, ठीक है। एंड व्हेन देयर जेल टर्म एंडेड, और जब इनका जेल का टाइम खत्म हो जाता था, वर अलाउड टू लिव एज फ्री पीपल इन ऑस्ट्रेलिया ऑन कंडीशन दैट दे डिड नॉट रिटर्न टू ब्रिटेन। और इनको किस कंडीशन पे वहां पे छोड़ा जाता था, ये भी देखो। इस पे ये इस कंडीशन पे छोड़ते थे कि भाई अगर तुम्हारा जेल का, जैसे तुम्हें 6 साल की जेल हुई है, 6 साल का जेल का टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, तो तुम उसके बाद में आराम से एक फ्री सिटीजन की तरह रह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन तुम ब्रिटेन कभी लौट के नहीं आओगे, ठीक है। ये उनकी शर्त होती थी कि कभी ब्रिटेन नहीं लौटोगे, इस कंडीशन पे हम तुम्हें तुम्हारे टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में एक फ्री सिटीजनशिप की तरह दे देंगे और फ्री सिटीजन की तरह रहने देंगे, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और देश हो। ये इनका नीति थी। अब तुम अपने देश का तो क्रिमिनल हटा रहे हो, अपने देश में से तो सारे क्रिमिनल हटा रहे हो और डाल कर रहे हो वो सारे क्रिमिनल दूसरे देशों में। क्यों? क्योंकि वहां पे तुमने अपनी कॉलोनी सेटअप कर ली है, इसीलिए। तो ये कितना खराब वो है कि अपने देश का कचरा निकाल करके दूसरे देश में डाल दो। With no recourse but to make a life for themselves in this land so different from their own, they felt no hesitation about ejecting natives from land they took over for cultivation. अब इतने सब चीजें होने के बावजूद भी कि भाई कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे ये लोग बाग लाइफ को लेकर के अपनी, कि इन्होंने अपनी जिंदगियों अपने तरीके से जीने का तरीका निकाल लिया था और ये नेटिव्स के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे कि वहां के लोगों को इन्होंने अपने ही लैंड से, उनके ही जमीन से उनको हटा दिया है और कोई इनको हिचकिचाहट भी नहीं हुई वो करते हुए कि उनसे उनकी जमीन ले ली कल्टीवेशन करने के लिए, उनको निकाल दिया और फिर यहाँ का कचरा जो है वहां जाकर के डाल दिया अपने फायदे के लिए। इतने मीन लोग हैं ये ब्रिटेन के, ठीक है। अब डेवलपमेंट जो हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1850 के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो निकल के आई, ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज को दिया गया। फिर चाइनीज को ली इमिग्रेशन हुआ जिससे कानून रोका गया 1855 के अंदर। 1851 से 61 के अंदर गोल्ड रश हुआ। फिर 1901 तक फॉर्मेशन हुआ फेडरेशन का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पे 6 स्टेट्स बनाई गई। 1911 के अंदर कैनबेरा जो है एस्टेब्लिश किया गया एज अ कैपिटल। और 48 से 75 के अंदर 2 मिलियन यूरोपियंस जो है वो माइग्रेट कर गए थे ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया का यूरोपियन सेटलमेंट के अंदर, वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है अमेरिका से। वहां पर भी शीप फार्म्स और माइनिंग स्टेशन जो है एस्टेब्लिश किए गए थे लंबे समय तक, और वहां पे भी खूब मजदूर जो थे वो मतलब बहुत
यूज किए जाते थी, मजदूरी करवाई जाती थी। उसके बाद में वाइनयार्ड्स भी लगाए गए, यहाँ पर वीट फार्मिंग की गई। फिर वाइनयार्ड्स यानी कि सॉरी विनयार्ड्स, वाइनयार्ड्स नहीं विनयार्ड्स भी लगाए गए। वीट फार्मिंग यानी गेहूं की फसल उगाई गई। फिर उसके बाद में ये क्या एक बेसिस की तरह निकल के आया है इस देश की प्रोस्पेरिटी के लिए, लेकिन इससे इन सारी चीजों से देश बहुत फला फूला। अब स्टेट जो है वो सारी यूनाइटेड थी और ये डिसाइड किया गया कि नई कैपिटल जो है बनाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया की 1911 के अंदर। एक नाम सजेस्ट किया गया कि भाई उसका नाम रखेंगे वूल व्हीट गोल्ड। ठीक है, अल्टीमेटली इसको बोला गया कैनबेरा, जो कि निकला था कैनबेरा से। एक नेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस, यहाँ पे सब लोग मिलते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ये वन वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर या वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है कि इन्होंने 1911 के अंदर क्या कैपिटल बनाई थी, उसका नाम क्या था, कैनबेरा, और वो किससे निकली थी, कैनबेरा से, जिसका मतलब होता है मीटिंग पीपल। ये एक नेटिव वर्ड है। समझ में आया किसी को अभी तक कोई दिक्कत? मैम। अब कुछ नेटिव लोग जो थे उनको भी No, काम ma'am, करना, it's clear. ओके, कुछ नेटिव लोग भी थे जिनको एक एम्प्लॉयमेंट मिला था इन्हीं फार्म्स में। ठीक है, उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत हार्श थी, यानी कि खराब कंडीशन में था, और थोड़ी डिफरेंट थी स्लेवरी से, यानी कि गुलामी से थोड़ी सी डिफरेंट थी, बाकी तो हार्श ही थी। चाइनीज इमिग्रेंट जो थे उनको वो क्या प्रोवाइड कराते थे, चीप लेबर, यानी कि वो कम दरों पे भी काम कर लेते थे। वहां के जो इमिग्रेंट्स थे, चाइना से जो लोग लाए गए थे या जो आए थे ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो लोग सस्ती दरों पे काम कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज के जमाने में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे चीप लेबर मिलना बहुत आसानी से चीप लेबर मिल जाती है, यानी मजदूर बहुत कम वेजेस पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, उनको काम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ही कम है। अब यही चीजें बाहर के देशों में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अभी तो चलो रिसेशन आया हुआ है ये कोविड के कारण में, लेकिन वैसे अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, वहां पे वर्कर को वर्कर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाती है और अच्छे पर्क्स और चीजें दी जाती है उसकी जॉब की। ऐसा नहीं है कि उसको मजदूर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इंडिया के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ना करके वहां पर उसको एक वर्कर को बहुत ही स्लेव की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओवर टाइम कराया जाएगा, ओवर टाइम के ज्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका टाइम पीरियड है, जिससे 10 बजे से 5 बजे तक अगर आपको काम करना है, तो 5 बजे के बाद में अगर कोई काम आ जाता है तो एज इट इज वो टेबल छोड़ करके वो व्यक्ति वहां से चला जाएगा कि उसका वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो गया। और प्लस इसके साथ में 5 डेज अ वीक वाली टेंडेंसी जो है वो भी वहां पे चालू रहती है कि 5 दिन ही काम कराना है किसी भी एक व्यक्ति से, और उसकी मिनिमम सैलरी जो है एक मजदूर की वो भी फिक्स्ड है। और यहाँ पर क्या है, 500 रुपए में भी काम करवा लेंगे, वही काम 500 रुपए में भी हो जाएगा, वही काम 400 रुपए में भी हो जाएगा, वही काम 300 रुपए में भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की मिनिमम वेजेस सेट हैं एक मजदूर के तौर पे। उनको कितनी जो मतलब कितने उनको वो मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से, उनकी आज के जमाने में जो तनख्वाह फिक्स की गई है वो ये है कि इनको 1400 रुपए मिलने ही चाहिए। ठीक है, 1400 रुपए एक दिन के, 1416 रुपीज पर डे उनको मिलने चाहिए। और यही मजदूरी अगर आज यहाँ पर इंडिया में करे तो एक दिन के कितने रुपए मिलेंगे, कोई आइडिया दे सकता है, कोई गैस करना चाहेगा? कि घर में जो ये मिस्त्री लोग आकर के काम करते हैं, जो मजदूर लोग काम करते हैं, जो चीजें उठाते हैं, करते हैं, रखते हैं, बस ये जो काम है उसके उनको कितने रुपए मिलते होंगे? गैस कर सकते हो इससे Ma'am, कोई? 100 to 150. हाँ एग्जैक्टली इससे ज्यादा नहीं मिलते। और यही चीज करने की ऑस्ट्रेलिया में 1400 रुपीज दी जाती है। तो एक बेसिक तरीका जो है ना वो सेट है, अभी की कंडीशन है ये तो। ठीक है, अब उस जमाने में भी ये हो रहा था, जो चाइना से आए हुए लोग थे ना वो बहुत ही चीप मतलब चीप उस पर काम करने लग गए थे कि हाँ आप हमें इतने भी दे दोगे तो चल जाएगा और हम काम कर लेंगे, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए था सरवाइव करने के लिए, मजबूरी थी इसलिए। अब as in California, but unease about being dependent on non-whites led to the governments in both the countries to ban Chinese immigrants. अब यही चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कैलिफोर्निया में भी चल रही थी, जो कि अमेरिका के अंदर है। वहां पर भी लोग बाग जो है नॉन वाइट्स पे डिपेंडेंट नहीं थे बिल्कुल भी।
ठीक है, जो लोग नॉन वाइट नहीं थे उन पर वो लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट जो थे वो कि भाई काम कराना है तो गोरे लोगों को ना हायर करके चाइना के लोगों को हायर कर लेते हैं, वो काम कर लेंगे। दोनों ही कंट्रीज में ये चीज हो रही थी, तो इसी चक्कर में वहां के लोगों ने चाइनीज इमिग्रेंट्स को बैन कर दिया कि चाइना से आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं इनको बैन करो, इनको ना तो एंटर होने दो ना इनसे काम लो, क्योंकि उससे क्या वहां के लोगों की गति खराब हो रही थी ना, उन लोगों को भी फिर चीप लेबर प्रोवाइड करानी पड़ रही थी, उन लोगों की नौकरी ये लोग खा रहे थे, इसलिए। अब अगर हमारे इंडिया के अंदर भी इस तरह की चीज को बढ़ावा दिया जाए और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक किया जाए तो लोग बाग जो है, हमारा देश भी बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि पहले बात तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो, उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले, करप्शन नहीं हो, ये सारी जो नेगेटिव चीजें हैं ये नहीं हो, तब जाकर के हमारा देश भी अच्छा प्रॉस्परस देश की तरह वापस से एक बन सकता है। जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है वो डेवलप्ड नेशन के तौर पे आ सकता है, क्योंकि अब देखो, अब अपन जो हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, चलो अफ्रीका तो फिर इतना भी डेवलप नहीं है, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो डेवलप नेशन की कैटेगरी में ही आते हैं। हुआ तो इनके साथ भी वही है, बाहर के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने यहाँ पे भी कॉलोनीज बनाई, यहाँ के लोगों को भी एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया, लेकिन इन्होंने भी किया ना डेवलपमेंट। तो सर्टेन मेजर्स होते हैं जो अप्लाई करने पड़ते हैं, ऐसे सिंपली बस जो चीजें हो रही हैं उससे नहीं होता, कुछ मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो नेशंस हैं यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही अमेजिंग नेशन है, और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों के, और यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बिल्कुल डिफरेंट है ये आपके उससे, लेकिन मैं बस एक वो बता रही हूँ कि आपको रूल्स और रेगुलेशंस कितने अच्छे हैं, कि यहाँ पर अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक पहले सामने वाला जो व्हीकल चल रहा है और जो पीछे आपका व्हीकल चल रहा है उससे आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते, यू कैन नॉट हॉन्क द हॉर्न। आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते हो, अगर आपने हॉर्न बजाया तो आपका चालान कट जाता है। और ऐसे नहीं कि यहाँ पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाले, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं जगह जगह पे जो आपको नोटिस कर लेंगे आपकी गाड़ी का नंबर, और जो भी चीजें, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है वहां पे कि वो आपका वो कर लेंगे, जब तक कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं आ गई, बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल नहीं आ गई है कि आपको हॉर्न बजाना ही पड़ रहा है, तभी जाकर के आप बजाते हो। और उसके बजाय अपने इंडिया में क्या होता है, अपने इंडिया में अननेसेसरी तरीके से लोग बाग हॉर्न बजाते रहते हैं, ब्लो करते रहते हैं, और उनकी जहां मर्जी हो जिस तरीके से वो बजाते रहेंगे, ओवरटेक करते रहेंगे, काटते रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन ही इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर यही चीज, ऑस्ट्रेलिया वाली चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी जाए तो यहाँ की भी वर्किंग कंडीशन सुधरेगी, लोग बाग हॉर्न कम बजाएंगे, पोल्यूशन कम होगा, भले वो नॉइस पोल्यूशन क्यों ना हो, लोग बाग तरीके से जिएंगे, वो एक एक्सक्यूज मी सिस्टमेटिक। मैम, यस। आजकल सब कुछ जल्दी है ना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। नहीं तो ये जल्दी गलत है ना, ये जल्दी कोई फिजिबल तरीका थोड़ी है, जल्दी पहुंच करके क्या कर, हाँ। टाइम से निकलेंगे, अगर डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो सब चीजें अच्छे से होंगी। और रूल्स और रेगुलेशन हम्म। इंसान की, सिटीजन्स की बेहतरी के लिए ही तो बनाए जाते हैं। यस मैम। तो ये तो था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। Till 1974 such was the popular fear that the dark people from the South Asia or Southeast Asia might migrate to Australia in large numbers, that there was a government policy to keep non-white people out. अब 1974 तक ये डर बना रहता था लोगों को कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से जो डार्क लोग हैं, जो गोरे नहीं हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर जाएंगे ज्यादा नंबर में, और यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी ने, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी बना दी कि भाई नॉन वाइट लोगों को बाहर रखा जाए, यानी कि ज्यादा लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ पाए। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. The winds of change. In 1968, people were electrified by a lecture by the anthropologist W.E.H. Stenner entitled The Great Australian Silence. The silence of historians about the Aborigines. अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए, एक बॉक्स था, क्या आप लोगों ने वो पढ़ा? स्टूडेंट्स जवाब दो, क्या आप लोगों ने वो बॉक्स पढ़ा?
एना ने लिखा है नो मैम। ऋतिक, क्या आपने वो बॉक्स पढ़ा, एनकाउंटर्स विद यूरोपियंस? नो मैम। नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? भूल गए या किसी और काम में बिजी थे? चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ लेते हैं। कई सारी डिफरेंट टर्म्स जो है यूज की जाती हैं इंग्लिश के अंदर नेटिव लोगों के लिए, जो उनका नया वर्ड था, न्यू वर्ड था। उसमें पहली है अबॉर्जिन, नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों के लिए अबॉर्जिन टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। अब का मतलब होता है फ्रॉम, और ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, तो फ्रॉम द बिगिनिंग। अबॉर्जिनल यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, जो कई बार अक्सर मिसयूज किया जाता है नाउन की तरह। अमेरिकन इंडियन, एमरेंड, एमरेंडियन, नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड द कैरेबियन। अब अमेरिकन इंडियन हो, एमरेंड हो, अमेरियंडन हो, ये टर्म्स यूज की जाती थी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लोगों के लिए या फिर कैरेबियन के लिए। ठीक है। First Nations people, the organized native groups recognized by the Canadian government, the Indian Act of 1876, use the term bands, but from the 1980s, the word nations is used. अब पहला नेशन जो लोगों के लिए था, उसमें ऑर्गेनाइज कराए गए थे लोगों के द्वारा, कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया था, उसको नाम दिया गया था इंडियन एक्ट 1876 का। बाद में टर्म किया, उसको यूज किया जाता था बैंड्स की तरह, और फिर 1980s में उसको नया टर्म दे दिया नेशंस की तरह। ठीक है। इंडिजिनस पीपल, वो लोग जो बिलोंग करते हैं नेचुरली किसी एक पर्टिकुलर जगह को, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, डिस्प्लेसिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल। ये याद रखेंगे आप लोग, इसीलिए मैंने आपको बोला था ये पढ़ने के लिए, जिससे आप इस चीज को समझ सकें। ठीक है। अब है नेटिव अमेरिकन, द इंडिजिनस पीपल ऑफ द अमेरिका, यानी कि ये टर्म कॉमनली यूज की जाती है उन लोगों के लिए जो नेटिव्स है अमेरिकन। ठीक है। रेड इंडियन, द ब्राउन कॉम्प्लेक्शन पीपल हुज लैंड कोलंबस मिस्टूक फॉर इंडिया। रेड इंडियंस उनको बोला जाता है जिनका कॉम्प्लेक्शन ब्राउन कलर का है, यानी कि जो अपन लोग हैं वो ब्राउन कलर के हैं, जिनका लैंड जो है कोलंबस ने इंडिया के तौर पे समझ लिया था। ठीक है। कोलंबस को लगा था कि ये इंडिया है, उनके लिए रेड इंडियंस यूज किया जाता है। ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोली थी, इससे आपको पता पड़ेगा कि कौन सी टर्म किस पर्टिकुलर नेशन के लोगों के लिए, नेटिव लोगों के लिए यूज की जाती है। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे जो हम पढ़ रहे थे। द विंड्स ऑफ चेंज, 1920s के दौरान ही एक इम्प्रूवमेंट आया था नेटिव लोगों के बीच में। नॉट दिस वन, द विंड्स ऑफ चेंज था वो तो, यस दिस वन, द विंड्स ऑफ चेंज। यहाँ पर 1968 के दौरान ही, कंफ्यूज मत होना जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो गई थी, द विंड्स ऑफ चेंज करके 2 बार दिया हुआ है ये टॉपिक, मतलब 2 बार हेडलाइन दी हुई है ये। In 1968, people were electrified by a lecture of anthropologist W.E.H. Steiner. अब 1968 के दौर में एक लेक्चर था एंथ्रोपोलॉजिस्ट W.E.H. स्टेनर के द्वारा जो दिया गया था, उसका नाम था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, यानी कि ऑस्ट्रेलियन साइलेंस जो रहा है वो, और ये था हिस्टोरियंस को लेकर के, अबॉर्जिन्स वहां के जो नेटिव लोग थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको लेकर के था। और इस लेक्चर को सुनकर के वहां के लोग जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि बहुत ज्यादा उनके अंदर जोश आ गया था। From the 1970s, as was happening in North America, there was an eagerness to understand natives not as anthropological curiosities, but as communities with distinct cultures, unique ways of understanding nature and climate. With a sense of community which had vast bodies of stories, textile and painting and carving skills, which should be understood and recorded and respected. अब ये चीज क्यों उठ रही थी? 1970 से ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी ये चीज हो रही थी कि वो लोग जानना चाह रहे थे कि नेटिव्स जो हैं वो क्या हैं, क्या रहे हैं वो। ठीक है। उन लोगों को क्यूरियोसिटी थी जानने की इस कम्युनिटी को, इनका कल्चर कैसा है, इनके तरीके कैसे हैं नेचर को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के, इस कम्युनिटी के लोग जो हैं उनकी क्या स्टोरीज रही हैं, क्या टेक्सटाइल्स उन्होंने देखा है, क्या पेंटिंग वो लोग करते थे, क्या उन लोगों के कार्विंग स्किल्स थे, इन सब चीजों को क्या रिकॉर्ड किया गया है या रिस्पेक्ट किया गया है या उनको समझा गया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उठ रही थी। Underlying it all was the urgent question which Henry Reynolds later articulated in a powerful book.
Why weren't we told? This condemned the practice of writing Australian history as though it had begun the capital Cook's discovery. अब इसके अंदर क्या एक अर्जेंट क्वेश्चन उठाया था हेनरी रेनल्ड्स ने. उन्होंने अपनी पावरफुल बुक यानी उनकी बुक जो थी वो काफी उसको प्रसिद्धि मिली है, इसलिए इसको पावरफुल बुक बोला गया है. इनकी बुक का नाम था वाई वरंट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया. उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है उसमें बोला गया है कैप्टन कुक्स की हिस्ट्री के बारे में कि क्या कैसे शुरू हुई ये सब चीजें, क्या हिस्ट्री जो लिखी गई है उसके अंदर क्या क्या मेंशन है, ये सब चीजें पूछी गई थी. Since then, university departments have been instituted to study native cultures. Galleries of native arts have been added to art galleries. Museums have been enlarged to incorporate dioramas and imaginatively design room explaining native cultures, and natives have begun writing their own life histories. अब तब से ही कई सारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को बैठाया गया और उनको बोला गया कि पढ़ो नेटिव कल्चर के बारे में, गैलरीज जो है नेटिव आर्ट की वो लगाई जाए और आर्ट गैलरीज म्यूजियम्स लगाए जाएं, जिससे लोगों को समझ में आए कि उस समय में क्या रूम्स होते थे नेटिव कल्चर के, क्या नेटिव लोग करा करते थे, किस तरीके से वो लिखा करते थे अपनी जीवन की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में उन लोगों ने क्या क्या लिखा है उसको कलेक्टिव करो. This has been a wonderful effort. ये बहुत ही अभी तक का सबसे अमेजिंग एफर्ट रहा है. It has also occurred at a critical time because if native cultures had remained ignored, by this time much of such cultures would have been forgotten. अगर ये चीज नहीं करते ये, ठीक है, इट हैज ऑल्सो occurred, अगर ये इस क्रिटिकल टाइम में भी ये चीज नहीं करते जहाँ पे ये नेटिव कल्चर के बारे में सीखें या उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते, तो अभी तक पता ही नहीं पड़ता कि उस समय का क्या कल्चर रहा था, उस समय के लोगों के पास में क्या हुनर था, वो लोग कैसे जीवन जीते थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कुछ भी चीज पता नहीं होती. जो असल में वहां रहने वाले लोग थे उनके कल्चर के बारे में सब कुछ भुलाया जा चुका होता. ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, from 1974, multiculturalism has been official policy in Australia. 1974 से ही मल्टीकल्चरलिज्म यानी कि कई सारे कल्चर जो हैं वो इनकी ऑफिशियल पॉलिसी रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, which gave equal respect to native cultures and to the different cultures of the immigrants from Europe and Asia. अब 1974 से ही ये मल्टीकल्चरलिज्म वाली पॉलिसी पे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर ये इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं उन लोगों के कल्चर को भी जो नेटिव्स रहे हैं यहाँ के, और साथ साथ उन लोगों के कल्चर को भी जो बाहर से इमिग्रेंट्स रहे हैं, यानी कि यूरोप और एशिया से आकर के हमारे मतलब इनके ऑस्ट्रेलिया में आकर के शिफ्ट हुए हैं, उनके कल्चर को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं. From 1970s, as the term human rights began to be heard at the meeting of the UNO and other international agencies, the Australian public realized with dismay that in contrast to the USA, Canada, and New Zealand, Australia had no treaties with the natives formalizing the takeover of the land by the Europeans. अब 1970 से ही ह्यूमन राइट्स जो टर्म है यूज की जाती है यूएनओ के अंदर, दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल एजेंसीज के अंदर भी, और ये बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलियन पब्लिक ने ये देखा कि भाई कोई जैसे यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड के अंदर जो है पर्टिकुलर एक ट्रीटी है उन लोगों के लिए, ठीक है, कि यूरोपियंस के लिए कि वो आकर के हमारे लैंड को टेक ओवर कर गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास तो कोई ट्रीटी है नहीं. The government had always termed the land of Australia as terra nullius, और ये चीज जो है जो वहाँ की सरकार थी ऑस्ट्रेलिया की, उनका मानना था कि ये जो लैंड है, जमीन है, ये है terra nullius, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ नोबडी, कि ये जो लैंड है ये किसी का नहीं है. ये इस पद्धति पे थे, ठीक है. उसके बाद में इन्होंने चेंज करा. देयर वाज आल्सो अ लॉन्ग एगोनाइजिंग हिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मिक्स्ड ब्लड नेटिव यूरोपियन बीइंग फोर्सिबली कैप्चर्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेटिव रिलेटिव्स, और वहां पर काफी समय से चली आ रही दुख भरी हिस्ट्री भी है कि वहां के बच्चों को मिक्स्ड ब्लड है, यानी कि वो नेटिव यूरोपियन है जिनको जबरदस्ती कैप्चर करके पकड़ के सेपरेट कर दिया जाता था उनके फैमिली से. Agitation around those questions led to inquiries and two important decisions. One, to recognize that the natives had strong historic bonds with the land which was sacred to them and which should be respected. Two, that while past acts could not be undone, there should be a public apology for the injustice done to children and attempt to keep white and colored people apart. अब ये जो गुस्सा था इन क्वेश्चंस को लेकर के उठ रहा था कि भाई दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए. पहला तो जो नेटिव लोग हैं उनका हिस्टोरिक बॉन्ड रहा है
जमीन से, जो उनके लिए बहुत ही पवित्र रही है, उसका हमें रिस्पेक्ट करना है। दूसरा, जो पास्ट में हुई भी चीजें उनको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन एक पब्लिक अपॉलॉजी हमें लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करानी चाहिए, जहाँ पे जिन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, जिन बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है, जो वाइट थे या कलर्ड थे, उन लोगों के साथ में जो अटेम्प्ट किया गया है, उनको अलग किया गया है फैमिली से, उसके लिए हम एक पब्लिक अपॉलॉजी यानी कि सामाजिक तौर पर हम माफी मांगे। ये 2 बड़े डिसीजन इन लोगों ने लिए थे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. Okay, that's it for today. आज हम इतना ही No, पढ़ेंगे। ma'am, no problem. Conjure up your problems for tomorrow's session. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Okay. Have a nice day ahead, students. God bless you Ma'am, all. Welcome. Thank you, ma'am.